मैम AIB 21 का सिलेबस क्या है? अब ये जो सिलेबस है उसके लिए कौन से बैराक लेके जाना चाहिए, एंड इसमें इतने सारे बैराक हैं, उनमें से कुछ छोड़ सकते हैं क्या? ये सब डिस्कस करने के लिए मैं आज आपके सामने आ गई हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कानून पंडित। एंड आज के इस लेक्चर में हमारा जो ये ऑफिशियल सिलेबस है AIB 21 का ऑफिशियल सिलेबस, इसका हम डिटेल ब्रेकडाउन करेंगे, देखेंगे कौन से सब्जेक्ट्स के लिए कौन से बैराक लेके जाने चाहिए, कौन से ज़्यादा प्रायोरिटी पे पढ़ना चाहिए, एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जिसमें कंफ्यूजन है एंड हम इनफैक्ट पढ़ाई ना करें तो भी चल जाएगा, ये सब मैं बताऊंगी। अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं या कोर्स लेके पढ़ाई कर रहे हैं, ये वाला लेक्चर आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये जो लिस्ट है, जो ऑफिशियल लिस्ट है, इसमें कई चीज़ें क्लियरली समझ में नहीं आते। इसका जो ब्रेकडाउन करूंगी उससे आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जैसे कि मैंने कहा, ये तो हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलता है। AIB वालों ने खुद ये ऑफिशियल सिलेबस रिलीज किया है, AIB 21 एग्जाम के लिए ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। अब ये चाहो तो मैं लिंक दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। अब हर एक सब्जेक्ट का नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स्ड होता है एग्जाम में। तो मान लीजिए अगर आप फैमिली लॉ का एक्सपर्ट भी हैं तो आपको सिर्फ 8 ही नंबर मिलेंगे, यानी कि आपको एग्जाम पास करने के लिए एटलीस्ट 55 to 60 मार्क्स तो लाने पड़ेंगे सेफ जोन में रहने के लिए। तो एटलीस्ट कम से कम 15-16 बैराक तो आपको पढ़ के जाना ही पड़ेगा, तभी आप सेफ जोन में रह पाएंगे। अब चलिए इनका ब्रेकडाउन देख लेते हैं। तो ये रहा, मैंने लिया हुआ है सिलेबस यहाँ पर, सेम सिलेबस को मैंने यहाँ पर लिया हुआ है ताकि मैं आपको डिटेल ब्रेकडाउन जब कराऊंगी तो लिखवाते लिखवाते आपसे बात करूं। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं फैमिली लॉ। उन्होंने सिलेबस में दे दिया है फैमिली लॉ। तो फैमिली लॉ में मैम क्या पढ़ना चाहिए? फैमिली लॉ का वेटेज जो है वो 8 नंबर का है, यानी सब्सटैंशियल वेटेज है, गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें मैम पढ़ना क्या होता है ना? देखिए, फैमिली लॉ में हिंदू लॉ भी आता है, मुस्लिम लॉ भी आता है। देखिए, मैं काफी डिटेल्ड ब्रेकडाउन करा रही हूँ, ये आपको कहीं और शायद नहीं मिलेगा इतना डिटेल। तो माय सजेशन इज आप मेरे को सुनते सुनते नोट्स भी बना लीजिए कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो इसमें क्या क्या होता है, हिंदू लॉज आते हैं और मुस्लिम लॉ भी आता है। हमने प्रीवियस ईयर के काफी क्वेश्चन पेपर्स में देखे, मुस्लिम लॉ से 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, एंड जो हमारे हिंदू लॉ है उनमें से रफली 5 मार्क्स, 8 में से 5 नंबर आपके हिंदू लॉ के क्वेश्चन से आते हैं। तो अब ये हिंदू लॉ में क्या क्या पढ़ना है मैम, लिख लीजिए, मैं बता रही हूँ। हिंदू लॉ में हिंदू मैरिज एक्ट, HMA, हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ना पड़ता है। 1-2 नंबर आपके हिंदू मैरिज एक्ट से आते हैं। फिर आपका होता है हिंदू सक्सेशन एक्ट, HSA, जिनमें से 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। फिर होता है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, जिसको हम हामा बोलते हैं, उसका निकनेम है हामा, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। आपको ये 3 बैराक तो पढ़ने पड़ेंगे। जब आप बैराक का सेट खरीदेंगे आपको HMA यानी हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये सब अलग अलग बैराक नहीं मिलेंगे। जैसे बाकी के ऐसे छोटे छोटे बैराक मिलते हैं ना, वैसे आपको हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट के अलग अलग बैराक नहीं मिलेंगे, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये सब इंक्लूड होता है, हिंदू लॉस करके एक बैराक आपके सेट में होगा, या फिर शायद आपके सेट में फैमिली लॉ के नाम से ही एक बैराक का बुक होगा जिसके अंदर आपको ये बैराक मिलेंगे। क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। क्वेश्चन पेपर में क्या लिखा है? हिंदू मैरिज एक्ट। तो आप कौन सा बुक उठाओगे? हिंदू लॉ का बुक उठाना है या फैमिली लॉ का बुक उठाना है? इस बुक में आंसर ढूंढना है, तब जाके आपको हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट या आपका हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब थोड़ा एडवांस्ड बात बताती हूँ। एक और एक्ट है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट। एक और एक्ट क्या है? हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट। ये भी बहुत छोटा एक्ट है। कितना छोटा है? 4 पेज का एक्ट है बस। देखिए, ये एक्ट सिलेबस में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट अगर बाई चांस आ गया, जैसे कि एक बार आया हुआ है रिसेंट टाइम में, एक बार AIB वालों ने ये हमगा, HMGA, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, इससे भी पूछ लिया है। ठीक है, तो अगर आप जब एग्जाम लिख रहे हो इस एक्ट से पूछ लिया तो क्या करेंगे? जो मैंने बैराक के काफी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको सिखाया है
वो अप्लाई करते हुए आंसर करना है। इसके लिए स्पेसिफिक में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस बैराक लेके जाओ, अभी बैठ के इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटा सा बैराक है। अगर क्वेश्चन आ गया तो तभी के तभी एग्जाम हॉल में बैठे बैठे बैराक खोलना, उसी में से आंसर ढूंढ के लिख लेना। ठीक है, हो गया, ये हो गया हमारा हिंदू लॉ। फिर मुस्लिम लॉ में क्या पढ़ना है? मुस्लिम लॉ के लिए देखिए सोर्सेज एंड स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ पढ़ना होता है। क्या क्या पढ़ना है? सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ, ये पढ़ना होता है। फिर इसमें से जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं वो पढ़ने होते हैं, इनमें से लैंडमार्क जजमेंट्स आते हैं। एंड निकाह का जो हमारा मुस्लिम मैरिज है, निकाह, उसके कंडीशंस पढ़ने पड़ते हैं। एंड डिवोर्स, बहुत अलग अलग टाइप्स ऑफ डिवोर्स हैं, तलाक के बहुत तरीके होते हैं, उनके बारे में पढ़ना होता है। ये सब क्वेश्चन पेपर में आता है। एंड इन सब चीज़ों के लिए कोई बैराक नहीं होता है। मुस्लिम लॉ में जो भी टॉपिक्स मैंने अभी आपको मार्क कराया, सोर्सेस, स्कूल्स, लैंडमार्क जजमेंट्स, निकाह, तलाक, इनमें से कोई भी टॉपिक का आपको बैराक नहीं मिलेगा। ये सारे टॉपिक्स आपको पहले से पढ़ के जाना पड़ेगा। समझ गए? लिख रहे हो? काफी डिटेल में बता रही हूँ ना, लिख लीजिए। हाँ, फिर हम चलते हैं सेकंड सब्जेक्ट जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए कौन सा बेयर एक्ट होता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बेयर एक्ट होता है, जो 1950 वाला बेयर एक्ट है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेयर एक्ट 1950, जिनमें से आपके कितने नंबर आएंगे? 10। बट यहाँ पे आप ध्यान रखें, कॉन्स्टिट्यूशन से ना कभी ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते कि 10 के 10 आप बेयर एक्ट से कर लिए। ये 10 में से 5 या 6 क्वेश्चन, मान लेते हैं 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आप बेयर एक्ट से कर सकते हो। बाकी 4-5 क्वेश्चन हमेशा उन चीज़ों के बारे में होती है जो बेयर एक्ट में दी गई नहीं है। जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के लैंडमार्क जजमेंट्स हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो हमने दूसरे देशों से लिया हुआ है, तो वो उनके बारे में पूछ लेते हैं। तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बेयर एक्ट में शायद नहीं हो, पर आपको पहले से पढ़ के जाना पड़ेगा। तो इसमें भी देखिए 5 to 6 मार्क्स ऐसे हैं जो आप बेयर एक्ट से कर सकते हो। बाकी के 4-5 नंबर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो या फिर थोड़े मुश्किल हैं, बेयर एक्ट में है पर मुश्किल है, या फिर आपको लैंडमार्क जजमेंट रट के जाना पड़ेगा, या कुछ चीज़ें जो है पहले से रट के जाने पड़ेंगे। बट फिर भी 50% मार्क्स तो आप ला ही सकते हो बेयर एक्ट से। ठीक है, चलिए फिर आता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लिख लीजिए, अगर आपको ये नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अभी कई लोग अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी भी बहुत टाइम है। हमारा बैच भी स्टार्ट हो गया, AIB 21 का बैच। अगर आप मेरे गाइडेंस में पढ़ना चाहते हैं तो आप बैच चेकआउट कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश में होगा, जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ वैसे ही होगा। जो लिखा हुआ होगा बोर्ड पे, क्वेश्चन, बेयर एक्ट, ये सब इंग्लिश होता है, और एक्सप्लेनेशन जो अभी मैं दे रही हूँ, जैसे हिंदी में बात कर रही हूँ, ऐसा सिंपल हिंदी होता है। एक्सप्लेनेशन के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएंगे। ओके, चलिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ICA, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का बेयर एक्ट होता है। ये सेपरेट होता है, ये अलग से एक छोटा सा बेयर एक्ट होगा आपके पास, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हाँ, याद आया, अगर आपके पास अभी भी बेयर एक्ट है नहीं तो बेयर एक्ट का सेट खरीद लीजिए। खरीदने के लिंक्स, जो मेरे कुछ रिकमेंडेड बेयर एक्ट्स हैं, उनके भी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपको चाहिए तो वहाँ से आप खरीद सकते हैं। मैंने आपके रिक्वेस्ट पे उस लिंक्स में इंग्लिश बेयर एक्ट्स और हिंदी प्लस इंग्लिश जो डिग्लॉट वाले बेयर एक्ट है, उसके भी लिंक्स मैंने अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास अभी बेयर एक्ट सेट है नहीं तो वहाँ से भी आप खरीद सकते हो। ये सारे बेयर एक्ट्स का एक सेट आता है, 23 बेयर एक्ट्स, 22 बेयर एक्ट्स का, एज इट इज़ वो सेट खरीद सकते हो। वो चीपर पड़ता है। ये एक बेयर एक्ट मार्केट में जाके ढूंढ के खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है, सारा एक साथ आपको सेट मिल जाता है। ठीक है, चलिए, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है। फिर स्पेसिफिक रिलीफ में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट करके एक सेपरेट बेयर एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट SRA। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट होता है 1963, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया 1872। ये सारे अलग अलग बेयर एक्ट्स होंगे आपके सेट में। ये अलग बेयर एक्ट है, ये अलग बेयर एक्ट है। क्वेश्चन में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूछ लिया, वो वाला बेयर एक्ट उठाना है।
स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पूछ लिया, वो वाला बेयर एक्ट उठाना है। फिर प्रॉपर्टी लॉ, प्रॉपर्टी लॉ में ध्यान रखें, यहाँ पर ये मैं अरेज कर रही हूँ, आई होप आपने लिख लिया है यहाँ पर। ये देखिए जो हमारा प्रॉपर्टी लॉज है ना, प्रॉपर्टी लॉ में आपको पढ़ना पड़ेगा टोपा। टोपा का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट शायद आपने कॉलेज में पढ़ा हो, जिसमें हम सेल के बारे में सीखते हैं, एक्सचेंज, गिफ्ट, लीज, मॉर्टगेज, ये सारे टॉपिक्स के बारे में हम ये वाला बेयर एक्ट में पढ़ते हैं, टोपा। अब दिक्कत ये है, टोपा से कितने नंबर आते हैं बताती हूँ। 1 मार्क आता है। क्या टोपा इजी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, बेसिक चीजें समझना इजी है, बट उसमें बहुत सारे डॉक्ट्रीन्स है। डॉक्ट्रीन ऑफ होल्डिंग आउट, डॉक्ट्रीन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, डॉक्ट्रीन सेल बाय ऑस्टेंसिबल ओनर, ऐसे करके बहुत सारे जनरल प्रिंसिपल्स, बहुत सारे डॉक्ट्रीन्स हैं। एंड मेरा ये स्ट्रैटेजी रहेगा कि आप वो 1 नंबर के पीछे पूरा टोपा पढ़ने बैठ जाए फॉर AIB एग्जाम। दैट वोंट बी स्मार्ट स्ट्रैटेजी। वो आपका जो लिमिटेड टाइम है उसका सही उपयोग तो नहीं होगा। तो मेरा स्ट्रैटेजी हमेशा यही है कि आप ये टोपा प्रॉपर्टी लॉस को हमेशा लीव आउट कर दें, छोड़ दें, पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेयर एक्ट का सेट खरीदोगे तो ये बेयर एक्ट आपके पास आएगा आपके सेट में, टोपा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। बट मैं तो यही कहूंगी आप लीव आउट कर लीजिए, जरूरत नहीं है ये 1 नंबर के चक्कर में इतना कॉम्प्लिकेटेड वाली चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है फॉर AIB। ओके, फिर बात आती है हमारी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में हम 3 चीजों के बारे में पढ़ते हैं। पहला होता है प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? फिर हम पढ़ते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। तीसरी चीज हम पढ़ते हैं चेक के बारे में। एंड चौथवा हम ये पढ़ते हैं कि चेक बाउंसिंग हो जाता है तो क्या करना चाहिए। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट काफी बड़ा है, पर हमें सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में भी बस एक नंबर का ही क्वेश्चन आता है, एक ही क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए 4 टॉपिक पढ़ के जाना है। कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, चेक क्या होता है, ये पढ़ना है। एंड अगर चेक आपका डिसऑनर हो गया, चेक बाउंसिंग हो गया, तो क्या करना चाहिए, चेक बाउंसिंग में क्या करना चाहिए, क्या प्रोसीजर होता है, पनिशमेंट क्या होता है ना, ये सारा जो प्रोसीजर वो पढ़ना है। कोर्स में मैंने ना क्या किया, पूरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को अंडर 60 मिनट्स, 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा पढ़ा दिया। तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। एंड ये 1 नंबर के लिए उतना ही पढ़ना है, काफी है। जो छोटे छोटे बेयर एक्ट है ना, इसमें से जो 1 आवर या 1-2 आवर्स में पढ़ के मार्क्स गेन्स कर सकते हो, वो वाले कर लेना। जो टोपा टाइप के हैं, जो 1 नंबर के लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, वो वाला लीव आउट कर दो। बेस्ट स्ट्रैटेजी है कि नहीं? चलिए, हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया। फिर IPC, ये देखिए, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, ये तो बड़े वाले हैं। IPC, BNS दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे, ध्यान रखें। AIB 20 में ओल्ड लॉज, न्यू लॉज दोनों पूछे गए हैं। तो 8 नंबर में लास्ट टाइम क्या हुआ, AIB 20 में 4 क्वेश्चन IPC, 4 क्वेश्चन BNS ऐसे पूछने लगे, है ना। तो इस बार भी हमें क्या पता, न्यू लॉ पूछे, ओल्ड लॉ पूछे, तो दोनों ही बेयर एक्ट आपको लेके जाने पड़ेंगे। एंड IPC BNS दोनों को कंपैरेटिव अप्रोच में पढ़ना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। ठीक है, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, कॉन्सेप्ट्स तो वही रहेंगे। जैसे मर्डर तो मर्डर हो गया, थेफ्ट है, मिस्चिफ है, क्रिमिनल फोर्स है, इलस्ट्रेशंस चेंज नहीं होंगे, रॉबरी, डेकॉइटी, ये सब जो हम ऑफेंसेस IPC में पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट्स वही हैं BNS में। पनिशमेंट्स बड़े हैं, सेक्शन नंबर्स बदले हैं, पर कॉन्सेप्ट्स में चेंज नहीं होगा। तो इसलिए दोनों को साथ साथ, दोनों बेयर एक्ट को साथ साथ लगाते हुए पढ़ना। ठीक है, IPC BNS, फिर BNSS CRPC ये भी करना ही पड़ेगा। यहाँ पे ना मैं एक बहुत ही ऑनेस्ट चीज बताती हूँ, बहुत ही ऑनेस्ट एंड सच है ये, जो आपको मानना पड़ेगा। आप अगर बैठ के BNSS या CRPC पढ़ने की कोशिश करते हैं तो काफी बड़ा है, मैं खुद मानती हूँ। पर अगर आप सच में बैठ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे, AIB के क्वेश्चंस, आपको दिखेंगे कि हाँ, देखने में तो ये दोनों बेयर एक्ट काफी बड़े हैं। मतलब
अगर आप CRPC लेते हैं या अपना नया वाला BNSS लेते हैं, दोनों ही मोटे तो हैं एंड इनमें से कहीं से भी क्वेश्चन तो आ सकता है, हाँ बात तो सही है। बट फ्रैंकली स्पीकिंग अगर हम AIB के प्रीवियस पेपर्स का एनालिसिस करते हैं तो वो काफ़ी ईजी क्वेश्चंस देते हैं, क्योंकि उनको खुद भी पता है सब्जेक्ट काफ़ी मुश्किल है, बहुत टफ क्वेश्चंस पूछेंगे तो बच्चों के लिए डिफ़िकल्टी होगी, ये उनको भी पता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट पढ़ने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, बट ये काफ़ी स्कोरिंग है। वैसे देखा जाए तो BNSS और CRPC काफ़ी स्कोरिंग है। ये 10 में से हो सकता है 2 या 3 क्वेश्चन मुश्किल वाले पूछ लें, बट 7 आउट ऑफ 10 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो BNSS CRPC से भी, ठीक है। तो 7 आउट ऑफ 10 आप इजीली स्कोर कर सकते हो। 2-3 क्वेश्चन शायद मुश्किल दे दें, हाँ हो सकता है, बट बाकी तो आपके हाथ में है, बाकी तो काफी सिंपल होते हैं। ओल्ड लॉ से न्यू लॉ से दोनों में बेयर एक्ट को कैसे रीड करना है, अगर आपको ये आ गया, अगर आपको इतना पता चल गया कि क्वेश्चन से हिंट्स कैसे निकालना है एंड उसको अप्लाई कैसे करना है, अगर आपको इतना आ गया तो आप ये कर सकते हो। तो इसमें चिंता मत करना कि बहुत बड़ा है, हाँ पढ़ने में टाइम लगता है बट क्वेश्चन आप कर पाएंगे एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट है हमारा CPC। CPC में भी देखिए हमारा CPC ना 2 हिस्सों में बटा हुआ है, जो आपका बेयर एक्ट है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक होता है सेक्शंस एंड जब सारे सेक्शंस खत्म हो जाते हैं बेयर एक्ट के, उसके बाद आता है ऑर्डर्स। ऑर्डर्स में प्रोसीजर्स बहुत सारे होते हैं। तो एग्जाम के लिए जब आप पढ़ते हैं CPC का जो बेयर एक्ट, उसमें सेक्शंस पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि आपके जो 5 to 6 क्वेश्चन होते हैं, इनफैक्ट 6 से ज्यादा आपके डायरेक्टली सेक्शन से आते हैं। हाँ 3-4 क्वेश्चन आते हैं जो ऑर्डर से आते हैं, बट आप ये इग्नोर कर सकते हो। अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप ऑर्डर्स वाला टॉपिक छोड़ सकते हो। ऊपर ऊपर से पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं पढ़ लिया तो भी चलेगा। पर आपके ये जो सेक्शंस है वो अगर आप वो थोड़ा डिटेल में पढ़ के चले जाएंगे तो आपके लिए स्कोरिंग इसमें भी आसान हो जाएगा। तो वंस अगेन 10 के 10 नंबर अगर आप नहीं भी लाए तो कोई बात नहीं, आपको सेफ जोन में रहने के लिए कितने नंबर चाहिए ये देखिए। क्वालिफाइंग मार्क में सेफ जोन में रहने के लिए 55-60 नंबर ही लाने हैं ना। तो हर सब्जेक्ट में भी अगर आप 6 आउट ऑफ 10 मार्क लेके आ गए हर सब्जेक्ट का तो काफी है, हाँ जी काफी है। तो इसीलिए आप चिंता मत करो कि मुझे 100% करना है, 90% करना है, नहीं। अगर आप स्ट्रैटेजी के साथ कर रहे हो तो कम पढ़ के भी आप अच्छे से निकाल पाओगे। जैसे इसमें सेक्शंस कर लेना, ऑर्डर्स के ऊपर ऊपर से बेसिक क्वेश्चंस कर लेना काफी है। आप इसमें से इजीली 6 आउट ऑफ 10 तो ला ही सकते हो। फिर आता है हमारा एविडेंस एंड BSA। एविडेंस एंड BSA बहुत स्कोरिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्लासेस सुनने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि एविडेंस एक्ट में इतने स्टोरीज और जितना भी हमने क्राइम पेट्रोल एंड आजकल के जो भी वेब सीरीज है, जो भी हमने देखा है ना अभी तक, सब कुछ हम रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि सब एक ही चीज इन्वॉल्व है। एविडेंस एक्ट, पुलिस इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कैसे उन्होंने एविडेंस को निकाला, फोरेंसिक्स ने क्या बोला, यही सब चीजें जो हम इतने शोज में देखते हुए आए वो सब है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत मजा आता है और मैं भी काफी डिटेल में ये सारी चीजें पढ़ाती हूँ, तो इसलिए ये तो आप कर ही लोगे मुझे पता है। तो ये जो 8 नंबर है इसमें से 7 तो बहुत इजीली आप ला सकते हो, 8 on 8 भी ला सकते हो। 7 तो बहुत इजीली हर कोई ला सकता है, बिकॉज बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ड्राई सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट होता है टॉट। देखिए टॉट के लिए कोई बेयर एक्ट नहीं होता है हमारे लिस्ट में। नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है? टॉट्स। ये जो टॉट्स का सब्जेक्ट है ध्यान रखें, इसके लिए कोई बेयर एक्ट नहीं होता है। टॉट्स के सब्जेक्ट में लीगल मैक्सिम्स पूछे जाते हैं, जजमेंट्स पूछे जाते हैं, जो आपको पहले से पढ़ के जाना पड़ेगा। टॉट्स बहुत ही स्कोरिंग है। अगेन टॉट्स भी बहुत सिंपल है, स्कोरिंग है, इंटरेस्टिंग है। छोटी छोटी कहानियां होती है, बहुत ही छोटी छोटी कहानियां होती है, वही आपको बस एक कहानी वही सुननी है, कहानियां उसी का नोट्स बनाना है, उसी को 2-4 बार प्रैक्टिस करना है, एग्जाम में जाना है, मार्क्स लेके आना है। तो टॉट्स काफी सिंपल स्कोरिंग है, बट पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसका बेयर एक्ट नहीं है, ठीक है। फिर आता है मोटर व्हीकल एक्ट।
मोटर व्हीकल एक्ट से एक क्वेश्चन आता है। फिर आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी ध्यान रखें पुराना वाला बेर एक्ट नहीं चाहिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बाद वाला बेर एक्ट ही आपको चाहिए होगा, क्योंकि लॉ बदल गया है। पुराने वाले बेर एक्ट 16-17 का लेके मत आना, वो यूजलेस है। 2019 के बाद के बेर एक्ट ही आपको चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन एक्ट, जिसके 4 नंबर हैं। आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट आपके बेर एक्ट में होगा, सेट में होगा एक बेर एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट। ये जो हमारा आर्बिट्रेशन एक्ट है, इसमें आर्बिट्रेशन का जो पार्ट है, इस आर्बिट्रेशन के टॉपिक से लगभग 3 क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। पहले ऐसा होता था 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए, अब कंसीलिएशन में काफी चेंजेस आ गए, उसको हटा दिया है मीडिएशन एक्ट की वजह से। तो इसीलिए हमें अब आर्बिट्रेशन पे ही मैक्सिमम फोकस देके पढ़ना है। आर्बिट्रेशन एज अ टॉपिक काफी करियर वाइज भी यूजफुल टॉपिक है, तो आपको ये पता होना ही चाहिए आर्बिट्रेशन क्या होता है, कैसे होता है, प्रोसीजर्स क्या होते हैं, आर्बिट्रेशन एक्ट के कौन से ऐसे सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्बिट्रेशन को लेकर कब कब हम कोर्ट में जा सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। एंड डायरेक्ट 3 मार्क्स, आपके 3 मार्क्स वहां से आ जाएंगे। तो आर्बिट्रेशन एक्ट को पढ़ना मैंडेटरी है, एंड एज आई सेड वो आगे जाके आपके करियर में भी काफी हेल्प करेगा। ओके, फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये स्टार मार्क रख लीजिए यहाँ पर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना है मेरे को। देखिए, जैसे ही हमारे क्रिमिनल लॉज है ना, ओल्ड क्रिमिनल लॉज एंड न्यू क्रिमिनल लॉज, वैसे ही हमारे कंट्री में ओल्ड लेबर लॉ एंड न्यू लेबर लॉ है। जो हमारे न्यू लेबर लॉ कोड्स हैं वो रिसेंटली इंप्लीमेंट हुए हैं, यानी कि नवंबर 2025 में ही वो इंप्लीमेंट हुए हैं। ठीक है, अब जो क्रिमिनल लॉज है उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली बता दिया न्यू एंड ओल्ड दोनों पढ़ने हैं करके। अब यहाँ पर उन्होंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, जैसे अगर हम अपना लेबर लॉज देखते हैं उसमें उन्होंने कुछ बताया ही नहीं, ओल्ड पढ़ना है कि न्यू पढ़ना है हमें नहीं पता। एंड ओल्ड ले या न्यू ले वो बहुत छोटा तो नहीं है। अगर हम ओल्ड लेबर लॉ की बात भी करें तो उसमें लगभग 25 बेर एक्ट्स तो पढ़ने पड़ेंगे। एंड अगर हम न्यू लेबर लॉ की बात करें तो उसमें 4 कोड पढ़ने पड़ते हैं। तो ये ओल्ड लेबर लॉ, न्यू लेबर लॉ, पता नहीं क्या आएगा एग्जाम हॉल में, इन सब के चक्कर में मैं तो सजेस्ट करूंगी कि ये लीव आउट कर देना, ये इतना आसान नहीं है। अगर आपके पास ऑलरेडी बेर एक्ट्स है तो आप लेके जाना एग्जाम हॉल में, देखना ओल्ड पूछ लिया, न्यू पूछ लिया, उसके हिसाब से बेर एक्ट ओपन करके पढ़ लीजिए। बट मेरे हिसाब से ये 4 नंबर के चक्कर में इतना कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट जिसका कोई पता नहीं है कि ओल्ड पूछेंगे कि न्यू, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखना AIB 19 में न्यू लेबर लॉ पूछे, AIB 20 में ओल्ड लेबर लॉ पूछे, AIB 18 पे जाएंगे तो ओल्ड लेबर लॉ पूछे, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला मामला है। ये उन्होंने बताया भी नहीं है क्या करना है। एंड जो बेर एक्ट का सेट आप खरीदोगे उसमें भी कोई गारंटी नहीं है, कुछ पब्लिशर्स ओल्ड लेबर लॉ देते हैं और कुछ पब्लिशर्स न्यू लेबर लॉ देते हैं। तो इसलिए माई सेफ एंड वेरी सिंसियर सजेशन इसकी ये पूरा का पूरा 4 नंबर इस पे लीव आउट कर दो, छोड़ दो यार, पढ़ना ही नहीं है ये वाला सब्जेक्ट। ओके, चलो नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स में एडवोकेट्स एक्ट का बेर एक्ट यूज होता है। क्या होता है यहाँ पर? एडवोकेट्स एक्ट। इसमें भी काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि मैम एडवोकेट एक्ट का बेर एक्ट कहाँ होता है। प्रोफेशनल एथिक्स के सब्जेक्ट में आता है एडवोकेट्स एक्ट। ये जो हमारा एडवोकेट्स एक्ट का बेर एक्ट है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है फॉर आवर ओन लाइफ। काफी सिंपल है, स्कोरिंग है, इजिली 2-3 नंबर आपके इस बेर एक्ट से आ जाएंगे। छोटू है, पतला है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटू पतला है, 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे, आराम से कर सकते हैं। आगे जाके हम एडवोकेट हैं तो हमारे लिए तो ये काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन है, तो पढ़ेंगे तो जनरल नॉलेज ही बढ़ेगा, वेस्ट तो कुछ नहीं होगा। स्कोरिंग सिंपल बेस्ट, तो 2-3 नंबर आप यहाँ पर ये एडवोकेट एक्ट के बेर एक्ट से आराम से ला सकते हो। ठीक है, फॉलो कर रहे हो? कोई डाउट्स हैं तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिए, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। चलिए अब देखिए सिलेबस खत्म नहीं हो रहा है, इतने सारे सब्जेक्ट है, पढ़ना है, इसलिए मैं कह रही हूँ पहले से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो,
पेपर मुश्किल होता जा रहा है कि नहीं। एटलीस्ट जो हमारे स्कोरिंग टॉपिक्स है, जैसे जो भी मैं अभी मार्क करा रही हूँ कि ये स्कोरिंग है, सिंपल है, आपको ना ऐसे टॉपिक्स पे ग्रिप पाना पड़ेगा, तभी आप मुश्किल क्वेश्चंस पे ना थोड़ा चांस ले सकते हैं। अगर आपके सिंपल क्वेश्चंस या बेसिक टॉपिक्स में ही थोड़ा फाउंडेशन ही नहीं है, बेसिक्स पता ही नहीं है, कुछ ठीक से समझ ही नहीं आ रहा है, एग्जाम हॉल में बैठ के भी बेसिक क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, तो आपको ना तब आपका निकलना मुश्किल हो जाएगा। सच सच बता रही हूँ, तब आपका पेपर निकलना मुश्किल हो जाएगा। बट अगर आपके ऐसे स्कोरिंग टॉपिक सारे आ गए, जैसे टॉट्स हो गया, आपने टॉट से थोड़े मार्क्स इकट्ठा कर लिए, आर्बिट्रेशन से 2-3 मार्क्स आपको मिल गए, एडवोकेट एक्ट से 2-3 मिल गया, बीएसए आपने अच्छे से करके गए, स्टोरी सुनते सुनते आपने बीएसए और एविडेंस एक्ट अच्छे से कर गए, तो यही पे हो गया ना, थोड़ा थोड़ा करके आपके पासिंग मार्क्स वहीं पे हो जाएंगे, तो कॉन्फिडेंस बनी रहेगी आपकी। अच्छा चलो मैंने इतना तो कर लिया, अब जाके लेवल 2 जो थोड़े से मुश्किल है वो कर लेता हूँ, अच्छा ये भी कर लिया, अब जाके मैं लेवल 3 जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है वो कर लेता हूँ। ऐसा करके आपको तभी तो हिम्मत मिलेगी, है कि नहीं। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट, जो हमारा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। ये भी बहुत स्कोरिंग है, इसको लीव आउट मत करना, ये भी बहुत सिंपल है, स्कोरिंग है, बट नो बैरैक्ट, इसका भी कोई बैरैक्ट नहीं है, पहले से पढ़ के जाना पड़ेगा। एंड इसमें कई सारे क्या होते हैं, केस लॉज होते हैं। मैंने कोर्स में ना जिस सब्जेक्ट के लिए चाहिए ना उसी सब्जेक्ट के लिए केस लॉज कराए, बिकॉज केस लॉज देखिए कोई लिमिट नहीं होती, कोई सीमाएं नहीं है उन पे, आप 1000 केस लॉज भी पढ़ के जा सकते हो। एंड जो आपने 1000 में नहीं पढ़ा है ना, जो छोड़ दिया होगा, वो वाला केस लॉ वो एग्जाम में पूछ लेंगे। तो इसीलिए केस लॉज के पीछे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैंने जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जहां से आपके केस लॉज आने के मैक्सिमम चांसेस है, वो सब कोर्स में मैं पढ़ाऊंगी, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए टैक्सेशन लीव आउट, एब्सोल्युटली लीव आउट कर लीजिए। अभी ये 4 नंबर के लिए बैठ के आप इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम्स, ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड चीजें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। एंड एज पर माई स्ट्रैटेजी एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड। और जो हम ये बैरैक्ट सेट्स खरीदते हैं ना हम सब लोग, उनमें ना इनकम टैक्स एक्ट इंक्लूडेड भी नहीं होता है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट का जो बैरैक्ट है वो काफी मोटा होता है, एक्सपेंसिव भी होता है, तो इसलिए कोई भी आपके बैरैक्ट सेट में इनकम टैक्स एक्ट देते भी नहीं है, एंड आप खरीदना भी मत, जरूरत नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। ओके, फिर बात आती है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए भी नो बैरैक्ट, देखिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नो बैरैक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए भी नो बैरैक्ट, तो ध्यान रखें ये भी पहले पढ़ के जाना पड़ेगा। फिर कंपनी लॉ के लिए बैरैक्ट है, हाँ जी है। ये कौन सा बैरैक्ट है, ये है कंपनीज एक्ट 2013 का बैरैक्ट है तो लेके जाना अपने साथ, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे तो लगा देना वरना छोड़ देना। एंड वैसे इसका मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है, बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ फॉर AIB, 15-20 मिनट्स के अंदर अंदर फटाफट जो भी बेसिक्स आपको पता होना चाहिए कंपनी लॉ के, वो मैंने बता दिया है, वो लिंक कर दूंगी, वो आप देख लेना, काफी है। चलिए नेक्स्ट एनवायरमेंटल लॉ। एनवायरमेंटल लॉ में भी काफी सारे केस लॉज हैं जो आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, जो हमारा इंडिया का एनवायरमेंटल लॉ है वो एक कानून से नहीं बना है, बहुत सारे ऐसे कानून हैं, जैसे हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, फिर हो गया हमारा वाटर एक्ट, एयर एक्ट, तो ऐसे बहुत सारे एक्ट्स हैं जो सारे मिलाकर इंडिया का एनवायरमेंटल लॉ बनता है। तो इस बुक जो आपके पास है, मतलब एनवायरमेंटल लॉ की जो बुक आपके पास है, अगर आप खोल के देखते हैं तो उसमें एक बैरैक्ट नहीं होता है, लगभग 9 या 10 बैरैक्ट मिलाकर आपके पास एक बुक आया होगा एनवायरमेंटल लॉ का। तो जब आप आंसर्स ढूंढेंगे एग्जाम हॉल में, इस बात का ध्यान रखें कि थोड़ा ढूंढने में टाइम लगेगा, क्योंकि एनवायरमेंटल लॉ सिर्फ एक बैरैक्ट नहीं है, उन 10 में से आपको आइडेंटिफाई करके करेक्ट बैरैक्ट निकालनी पड़ेगी, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए ये बात। फिर आती है साइबर लॉ। साइबर लॉ के लिए होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ये वाला बैरैक्ट लेके जाना होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। फिर लैंड एक्विजिशन एक्ट आपके बैरैक्ट के सेट में होगा, लैंड एक्विजिशन एक्ट एज इट इज आप लेके जाना, इसमें कोई कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट नहीं होता है,
ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, डायरेक्ट बैरेक्ट है, लेके जाओ। चाहो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेना, काफ़ी है इस टॉपिक के लिए। बस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, वो काफ़ी है, वो एज इट इज़ आप लेके जाना। डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ से आंसर कर लीजिए। ये जो हमारा लैंड एक्विजिशन एक्ट है ना, AIB 20 के पेपर में अगर हम देखते हैं, उन्होंने ना ओमिटेड लॉ पूछ लिया कुछ 1800s में, जो लॉ जो अभी वैलिड है ही नहीं, वो वाले लॉ के क्वेश्चंस पूछ लिए। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं वो डिलीट हो जाते हैं, आप टेंशन मत लेना एग्जाम हॉल में बैठे बैठे, वो खुद बाद में डिलीट हो जाएंगे, जैसे कि हो गया था AIB 20 में। जो पुराने ओमिटेड लॉ, जो 1800s का लॉ था, वहां से क्वेश्चंस पूछ लिए तो उन्होंने ओमिट कर ही दिया, डिलीट कर ही दिया। ठीक है, अब चलते हैं हमारा लास्ट वाला जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ की भी बुक सेपरेट आती है, एंड इंडिया में वंस अगेन एक लॉ नहीं होता है। आपका कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, डिजाइन्स एक्ट हो गया, ऐसे बहुत सारे एक्ट्स हैं। अगेन लगभग 7-8 एक्ट मिलाकर आपके बैराक्ट सेट में एक बुक होगी, उसमें से आपको IPR के क्वेश्चन करने पड़ेंगे। बट मैं सच बोलूं, जो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज है ना, इसके लिए बैराक्ट ले जाना ज्यादा यूजफुल नहीं रहेगा, क्योंकि वो जो क्वेश्चन पूछते हैं उसके लिए कॉन्सेप्ट का पता होना जरूरी है कि पेटेंट का मतलब क्या होता है, कॉपीराइट कब देते हैं, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट में फर्क क्या होता है। ऐसी चीजों के बारे में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस कर पाते हैं। पूरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ का बुक अगर आप लेके भी चले गए तो जनरली आप आंसर्स नहीं कर पाएंगे, तो ये बात भी ध्यान रखना। तो ये जो है सारे पढ़ के जाने पड़ेंगे, आप थोड़ा ही पढ़ो पर बेसिक्स पढ़ो। जैसे कंपनी लॉ का बेसिक्स हो गया, वो पढ़ के जाना पड़ेगा। IPR का बेसिक्स पढ़ के जाने पड़ेंगे। एनवायरमेंटल लॉ में भी बेसिक्स पढ़ के जाने पड़ेंगे, वरना कोई यूज नहीं है। बैराक्ट अगर आपके पास है भी तो कोई यूज नहीं रहेगा। ये सारे माइनर लॉज भी मैं अपने कोर्स में कराती हूँ। कोर्स इंग्लिश में भी अवेलेबल है, एंड इंडिया में हमारा एक ही कोर्स है जो कंप्लीट इंग्लिश कोर्स है, जहाँ टीचिंग इज कंप्लीटली इन इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश, नोट्स, क्वेश्चंस, एवरीथिंग इज इन इंग्लिश। तो अगर इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड दे कैन ऑल्सो लुक इनटू द इंग्लिश कोर्स। थोड़ा लंबा लेक्चर हुआ है, बट आई होप ये जो हमने इतना डिटेल्ड में ब्रेक डाउन करके सिलेबस का अंडरस्टैंडिंग बढ़ाया है, पता किया है कि क्या एक्चुअल में पढ़ना है, ये आप सबको AIB एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। अगर आपको पता है कि कोई आपका सीनियर, जूनियर, कोलीग्स को जो भी ये एग्जाम दे रहे हैं, AIB 21 का एग्जाम, डेफिनेटली शेयर दिस वीडियो। हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आप भी कर लेना, उनसे भी करवा लेना। चलो, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।